किसान भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं एक बार फिर अपने कृषि शोध फार्म अलीगढ़ पर अपने सहयोगी श्री रविंद्र सिंह जी और श्रीमती संजना कुमारी जी के साथ मौजूद हूँ और मैं एक बार फिर आज आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, आजकल प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा हो रही है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें और रासायनिक खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। साथ ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। साथियों, प्राकृतिक खेती में बताते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो हम खेती करते हैं उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। दरअसल सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रकृति की व्यवस्था क्या है। इसी बारे में मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर कि प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति का वैभव क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमारी प्राकृतिक खेती टिकी है। साथियों, प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए और हमारी खेती की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। जड़ जगत के माने प्राकृतिक संसाधन जैसे धरती, आकाश, हवा, पानी, तालाब, नदी, नाले, पहाड़, झरने आदि आदि, इन्हीं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जैव विविधता का माने जीव जगत की इकाइयाँ, चेतन जगत की इकाइयाँ जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर। या हम यूँ कहें कि धरती से लेकर आकाश के बीच और धरती के नीचे भगवान ने, प्रकृति ने, कुदरत ने जो हमें दे रखा है, जो निःशुल्क है, जिसमें से कुछ को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कुछ को हम देख भी नहीं सकते, वही सब प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को संभाल कर और संवार कर रखने की हमारी ही ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारी खेती निर्भर है और इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इंसान भी प्रकृति की एक इकाई है। प्रकृति की किसी भी इकाई को बर्बाद करने का, नष्ट करने का, ख़त्म करने का, मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। इस धरती पर जीने का जितना हक हमें है, उतना ही हक प्रकृति की प्रत्येक इकाई को भी है। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारी प्रकृति की व्यवस्था बेहतर थी, हमारे प्राकृतिक संसाधन मजबूत थे, हमारी जैव विविधता संपन्न थी। भूगर्भ जल स्तर 20 फुट से 50 फुट की गहराई पर मौजूद था। गांव में चिड़ियाँ, तालाबों में रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ सब मौजूद थे। गांव में सब एक दूसरे के सहयोग करते थे, सामाजिक समरसता अच्छी थी और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने विकास किया, उसमें हमने रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग किया, साथ ही भारी कृषि यंत्रों का हमने प्रयोग किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन उस विकास के पीछे होने वाले विनाश को हमने नहीं देखा और हम विकास करते चले गए। और आज हम किस स्थिति में खड़े हैं, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। साथियों, जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, सन 1950 के दशक में हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल 26% था। लेकिन हमारे द्वारा वन काटे जाने के कारण, पेड़ काटे जाने के कारण मौजूदा वक्त में हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल लगभग 7% बचा है। और जबकि हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल 33% होना चाहिए, आज हम वनों को काटते जा रहे हैं, बिल्डिंगों के जंगल बनाते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम वृक्षारोपण करें, अपने खेत में, मेड़ों पर वृक्ष लगाएं।
सन 1950 के दशक में जब हमारे बुजुर्ग धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% थी। लेकिन आज हमारे द्वारा नकदी फसलों की लेने की वजह से, रसायनों का प्रयोग करने की वजह से हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.2% या कहीं उससे भी कम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की कमी की वजह से जो उत्पादन हमारा गिरा है, जीवांश कार्बन की मात्रा जो घटी है, उसके लिए हमें चाहिए कि हम जीवामृत बनाकर अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएं और जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं। अगर हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच हो जाएगी तो हमें अपने खेतों में किसी भी तरह की रासायनिक उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं होगी और हमारी फसलों में भी कीट और रोग का प्रकोप नहीं होगा। इसके साथ साथ सन 1950 के दशक में जो हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय सतही जल स्तर लगभग 3% था। लेकिन आज हमारे द्वारा जलाशयों को मिट्टी में मिला दिए जाने के कारण, जलाशयों तालाबों पर कब्जा किए जाने के कारण हमारे देश में तालाबों जलाशयों का क्षेत्रफल लगभग 1% या कहीं उससे भी कम है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास जो तालाब जलाशय मौजूद हैं, हम उनको पुनर्जीवित करें और अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग इस धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर मौजूद था। लेकिन आज हमारे द्वारा नकदी फसलों की वजह से या अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की वजह से जो हमने भूगर्भ जल का दोहन किया है, उसकी वजह से हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर घटकर 150-200 फुट नीचे गहराई तक पहुंच गया है। कहीं कहीं तो 250 फुट गहराई तक भी पहुंच गया है। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग अनाज को सुखाने के लिए गर्मियों में रखते थे, तो अनाज की रखवाली के लिए एक आदमी को चिड़ियों से रखवाली के लिए बैठना पड़ता था। लेकिन आज हमारे गांव में चिड़ियों की संख्या इतनी है कि उन्हें आसानी से गिना जा सकता है। आज हमारे बीच से, हमारे खेत खलिहानों से, हमारे घरों से नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, हंस, सारस नदारत चले जा रहे हैं। हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों में मौजूद तालाबों में, जलाशयों में जो रहने वाले जीव थे, जैसे मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक, अब नज़र नहीं आते हैं। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग धरती पर खेती करते थे, उस समय हमारे खेतों में, खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी गुड़िया, गुबरैला, केंचुआ मौजूद थे। लेकिन आज हमारे बीच से सब नदारद होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा और न जाने कितने पशु, पक्षी, जीव जंतु हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, हमें चाहिए कि जो पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्गों के वक्त में जो प्रकृति की व्यवस्था थी, प्रकृति का बहु बरकरार था, हमें चाहिए कि हम उसको बरकरार रखें ताकि हमें और हमारे बच्चों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे। और उसी उद्देश्य को लेकर ही हम प्राकृतिक खेती की ओर चल रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती के में हमारे किसान भाई भी लगभग जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि हम प्राकृतिक खेती में और आगे कदम बढ़ाएंगे। साथियों, मैं इसके साथ साथ आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी धरती माँ की गोद उर्वर रहे, धरती के 5% भूभाग पर जलाशय मौजूद रहें और धरती के कुल भूभाग के 20% भाग पर वन मौजूद रहें, पेड़ आच्छादित रहें, तो हमें और हमारे बच्चों को भविष्य में इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सन 1950 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना हमारा उस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आज प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, जैव विविधता को बरकरार रखना हमारी आज इस वक्त की ज़रूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और जैव विविधता का संवर्धन करते रहें, और यह सब काम प्राकृतिक खेती करने से ही संभव है। एक बात मुझे और भी कहनी है कि अब विज्ञान से साबित हो चुका है कि मानव की बुद्धि का विकास उसके प्रकृति की व्यवस्था के और प्रकृति के वैभव पर
बहुत निर्भर करता है, यानी कि प्रकृति की व्यवस्था का और प्रकृति के वैभव का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे भारत देश में प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति का वैभव बहुत बेहतर है। हमारे देश के मुकाबले दुनिया के किसी दूसरे देश में प्रकृति का वैभव, प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी खेती के लिए प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें और रसायन आधारित खेती से ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। साथियों, प्राकृतिक खेती करना आज हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। इसलिए मैं सभी से पुनः आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब लोग प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। साथियों, आपने मेरी वीडियो को सुना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस हमारी वीडियो को अपने साथियों में, अपने किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।